मेरा खुद ही का शौहर और अख्तर कोश वडेरा उन डाकों को मुझे 7 लाख में बेचने की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा दुश्मन मेरा खुद ही का कज़न और मेरा खुद ही का शौहर है। निकाह करने के बाद वो अपने कच्चे के इलाके मोहम्मद पनाह कोश की बस्ती में मुझे ले गया, जहाँ पे उसकी पहले से बीवी मौजूद थी। फिर 2 माह के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं 2 माह की प्रेग्नेंट हुई और मेरे कज़न ने ज़बरदस्ती ही मेरी फूफो के बेटे के साथ मेरा निकाह कर दिया। निकाह के ऊपर निकाह कर दिया और हामला भी थी आप? जी। मेरे हाथ पाँव 4 पे बांध के मेरे कज़न, खुद ही के कज़न चचा भाई ने मेरे साथ ज्यादती की। इस समय ऐसा शहनाज मौजूद है जिसका सिंध के इलाके कच्चे से ताल्लुक है। पसंद की शादी करती है और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती है, लेकिन वो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। जिससे शादी करती है वो इसको पहले तो इसके साथ ज्यादतियाँ करवाता रहता है, उससे इसका दिल नहीं भरता तो 7 लाख में इसको कच्चे के डाकों के आगे बेच दिया जाता है। वो बात जब इसको पता लगती है तो ये वहाँ से भागती है, बार बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड भागने में कामयाब हो जाती है। इस टाइम ये लाहौर में मौजूद है और किस तरह से भागी, क्या कुछ इसके साथ हुआ, पसंद की शादी क्यों की, माँ बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है और जो सगे चचा का बेटा है वो भी इसके साथ घर में ज्यादती करता रहा। पूरा गांव इस बात का गवाह है कि इसके साथ खुलेआम ज्यादती होती थी और उस जुल्म को रोकने वाला कोई भी नहीं था। शहनाज, मुझे ये बताओ कि माँ बाप तो नहीं है आपके जी, जो चचा का बेटा है वो क्यों ज्यादती करता रहा? अगर ज्यादती करता था तो शादी क्यों नहीं की उसने आपके साथ? शादी उसने मेरे साथ इस वजह से नहीं की क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। अच्छा। और वो मेरी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ी उम्र का था। अच्छा। वो 7 बच्चों का बाप है। अच्छा, और वो आपके साथ ज्यादती करता रहा और आप कभी इस चीज़ के लिए नहीं बोली? जी, वहाँ पे मेरे 8 चाचू थे जो सब उसके साथ मिले हुए थे, लेकिन हम घर से कभी बाहर ही नहीं गई। और मैं कुंवारी थी तो हमारे एरिया में इस चीज़ पे पाबंदी है कि हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियाँ ऐसे घर से बाहर नहीं निकलती। ठीक है जी। माँ बाप नहीं है आपके? अम्मी हैं। अच्छा। अब्बू बचपन में ही फौत हो गए थे। अम्मी ने कभी सपोर्ट नहीं किया? अम्मी अपने बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए कभी आगे नहीं हुई? अम्मी सपोर्ट करने के लिए कई बार उठी थी, लेकिन वो लोग अम्मी को भी मारते थे। अम्मी, हमारे भाई कोई था नहीं, हम सिर्फ 2 ही बहनें थी। हम सिर्फ 2 बहनें थी और मेरे जो मामू थे, मेरी अम्मी के भाई थे, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। वो भट्टे पे ईंटें बना के दिहाड़ी करके कमा के खाते थे। अच्छा। अम्मी को किसी की सपोर्ट नहीं थी। अम्मी को सपोर्ट नहीं थी, जाहिर है अम्मी के पास शोहर भी नहीं था, अम्मी को तो सपोर्ट नहीं होगी। मुझे ये बताओ कि इस लड़के से जिसके साथ शादी हुई है ये कहाँ पर पसंद आ गया? इससे मेरी एक दोस्त थी जिसने मेरा राब्ता कराया था। हम कपड़े सिलाई करती थी, वो कपड़े सिलाई करवाने के लिए आती थी। उसने मेरा राब्ता कराया। उसने कहा तुम इस शफीक, मेरा शौहर का नाम है, तुम शफीक से शादी कर लो, ये एक बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारे इसके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। मैं अपने चाचू के बड़े बेटे अला निवाज, मेरे साथ भी, और मेरी बड़ी बहन गुलनाज जिसका नाम है, उसके साथ भी ज्यादती होती? जी, उसके साथ भी ज्यादती करता। आपने उस जुल्म से छुटकारा हासिल करने के लिए कहा कि चलो मैं शादी करके अपना घर बसा लेती हूँ। जी। तो क्या इसने अपना बताया था कारोबार वगैरह का, या क्या बताया था कि बहुत अच्छी जिंदगी देगा आपको? जी, इसने कहा था कि मैं तुम्हारा, उससे मैंने बताया था कि मेरे कज़न मेरे साथ ऐसे करते हैं, तो उसने कहा था मैं तुम्हारी फुल सपोर्ट करूँगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, 8-10 मेरा मोटरसाइकिलों का और गाड़ियों का अपना शोरूम है और मैं कुंवारा हूँ। अच्छा। मेरी शादी के बाद में अपनी कोठी है। ठीक है। हमने फिर बावलपुर हाई कोर्ट में निकाह किया। ठीक है। निकाह करने के बाद वो अपने कच्चे के इलाके मोहम्मद पनाह कोश की बस्ती में मुझे ले गया, जहाँ पे उसकी पहले से बीवी मौजूद थी, जिसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे। बीवी ने आपको कबूल कर लिया? जी। उसने कुछ भी नहीं शोर कहा। शराबा नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और उसका एक कच्चा सा मकान था जिसका दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ था और बाहर से जो 4 दीवारी थी वो भी बिल्कुल टूटी फूटी थी। उसके घर में पानी पीने का नलका तक भी मौजूद नहीं आपने था। उसे पूछा नहीं कि वो कोठियाँ, वो शोरूम, वो सब कहाँ है, कहाँ लेकर आए हो मुझे? मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो, तो उसने कहा नहीं, ये तो भी हम छुप रहे हैं किसी तुम्हारे घर वालों से, क्योंकि उस टाइम मेरे जो कज़न थे अला निवाज, मेरे चाचू, मेरे 8 चाचू, ढूंढ रहे होंगे जी, आपको। मेरे 8 चाचू थे, वो वैसे भी धमकियां भी दे रहे थे सरेआम के हम इसे जहाँ देखेंगे गैरत के नाम पे हम मार डालेंगे, ये क्यों निकल गई है। तो इस वजह से फिर उसने मुझे कहा कि हम किसी के भी घर छुपे हुए हैं कच्चे के इलाके में, लेकिन उसका खुद ही का वो घर था। वो पहले तो 1-2 माह तो मेरे साथ बिल्कुल सही रहा। उसके घर वालों का रवैया मिलकर मेरे साथ सब ठीक रहा। मैंने उससे पूछा कि चलो हमने तो कोर्ट मैरिज की, तुम्हारे बाकी घर वाले हैं क्यों रह रहे हैं? कह रहे नहीं, वो उन लोगों ने ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है, इस वजह से मैं अपने घर वालों को भी यहाँ पे लेके आया हूँ। अच्छा। जी। फिर 2 माह के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई
तब फिर मेरे जो घर वाले हैं, मेरे चचा, मेरा कज़न, मेरा अल्लाह नवाज कज़न, उन सब मेरे चाचू ने और मेरी अम्मी ने मिल के रिट करके, हालांकि रिट नहीं हुई थी, उन्होंने पैसे अपने लगा के आपको बाजियाब करवाया? जी, ठीक है। अहमदपुर की पुलिस ने हमें उठाया था, मेरे शौहर को नहीं, सिर्फ मुझे उठाया था। अच्छा। उन्होंने हमें पकड़ लिया था। जब उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती ही मुझे अपनी पुलिस ने अपने घर वालों के साथ भेज दिया, हालांकि मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा कज़न जो ताला निवाज मेरे साथ, वो पहले जाता करता था, मारता पीटता था, इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती थी। मेरे भाई भी कोई नहीं था, मेरी बहन है वो भी शादीशुदा थी। जब वहाँ पे हमें गई तो तब मैं 2 माह की प्रेग्नेंट थी और मेरे कज़न ने ज़बरदस्ती ही मेरी फूफो के बेटे के साथ मेरा निकाह कर दिया। निकाह के ऊपर निकाह कर दिया और हामला भी थी आप? जी। अच्छा। हालांकि मैंने उसे कहा था कि मेरे वीडियोस नहीं, मैंने अपने निकाह के पेपर, कोर्ट के आर्डर, हर चीज़ दिखाई थी, लेकिन उसने वो सब कुछ जला दिया था। अच्छा। उसने वो सब कुछ जला दिया और फिर जब उसने फिर सबके सामने कमरे में ले जाके, मेरे 8 चाचू वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ के एक वडेरा था, वो सब वहाँ पे मौजूद थे, सबके सामने उसने कमरे में मेरे हाथ पाँव चारपाई पे बांध के मेरे कज़न, खुद ही के कज़न चचाजाद भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की। ये सबके सामने आपके साथ ज़्यादती किया? कहीं आपको गैरत के नाम पर मारना था? और उस टाइम गैरत कहाँ गई जब सबके सामने आपके साथ ज़्यादती हो रही थी? उन लोगों ने बस यही सोचा कि हम इसके साथ ज्यादती करेंगे तो ये घर से फिर बाद में कदम नहीं उठाएगी, ना ये कुछ करेगी, ये फिर यहीं पे रहेगी, अपनी ये ज्यादती की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से किसी को कुछ कहेगी। वहाँ से फिर आपकी बहन ने आपको बाजियाब करवाया? जी, जब मेरी बहन को पता चला ये सब कुछ, तो मेरी बहन और बहनोई ने मुझे रिट करके बाउल और हाई कोर्ट में उन लोगों ने रिट की, मेरे शोहर ने भी, उन लोगों ने मुझे उठवाया। फिर कोर्ट सब्जल की पुलिस ने मुझे वहाँ से अपने बरामद करके बावलपुर हाई कोर्ट में पेश किया। जब उन लोगों ने वहाँ पे पेश किया तो मैंने जज के सामने बयान किए, फिर मेरे विक्टोरिया अस्पताल में DNA टेस्ट हर चीज़ हुई। मैंने फिर सदर थाने पे गई, अपने कज़नों के खिलाफ, अल्लाह निवास के खिलाफ, माजिद के खिलाफ मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन उन लोगों ने, सदर थाने ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ना ही हमारी बात सुनी, उन लोगों ने ऐसे ही हमें वापस भेज दिया। शहनाज, आप अपने शोहर के पास वापस गई जब मैं उसके साथ सुलह हुई, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वापस उसके पास गई, तो फिर उसका रवैया कैसा था? फिर उसके बाद जब उसके पास चली गई तो वो मेरी अपनी बहन से भी मुझे मिलने नहीं देता था, ना ही अपनी बहनों से भी मिलने देता था। फिर उसके बाद वो जब मुझसे खर्चा मांगती, वो नशा वगैरह करता, मुझे मारता पीटता, और उसकी बीवी, उसके घर वालों का रवैया भी मेरे साथ सही नहीं रहा। उसके बाद वो भी बात पे ताने देती, काम वगैरह घर का करवाती थी। फिर तब मैं प्रेग्नेंट भी थी, जब मैं उससे खर्चा वगैरह मांगती तो वो अख्तर कोश वडेरे के डेरे पे मुझे छोड़ा था। अच्छा। और वहाँ पे उसके खाला का बेटा रफ़ीक, उसके पप्पो का बेटा जानिब, उसका खुद ही का, मेरे शौहर का खुद ही का सुखा मामू, लतीफ़, ये सब मिले हुए थे आपस में। वो वडेरे की सपोर्ट थी, नहीं अख्तर कोश वडेरे की। अच्छा। उसी की सपोर्ट पे वो ये सब कुछ करते थे। वहाँ पर भी ज्यादतियाँ शुरू हो गई आपके साथ? जी। फिर ये कैसे पता लगा कि आपका सौदाकार है? फिर वहाँ पे जब ऐसे ही चलता रहा, जब मैं वहाँ से भागने की मैंने कई बार कोशिश की ज़्यादती की वजह से, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती, तो वो मुझे मारता पीटता, उन लोगों के पास असला था, डराता था मुझे, जिस वजह से मैं घर से कदम नहीं। फिर मैं कई बार कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं होती थी। फिर एक दिन मुझे खुद ही 26 अगस्त की शाम को वो मुझे सद के बाद ले गया। अच्छा। दवाई लेने के लिए कि तुम्हारी दवाई लेने के चलते हैं। तब मैं 5 माह की प्रेग्नेंट थी। हम वहाँ पे गए और वहाँ पे उसने मुझे सद के बाद एक क्वार्टर में ले गया। वहाँ पे अख्तर कोश वडेरा, उसका फूफो का बेटा, उसका खाला का बेटा, उसका मामू सब मौजूद थे, और 2-3 कच्चे के डाकू भी वहाँ पे मौजूद थे, जिन्हें असला वगैरह भी पहना हुआ था, क्योंकि वो कच्चे के डाकू थे। कई बार हम लोगों के घर भी आए गए थे, मेरे शौहर से मोबाइल पर बात भी करते थे, तो मैं उन्हें पहचानती थी। तो फिर उन लोगों ने जब वहाँ पे आए, देखा, मैं दूसरे कमरे में बैठी हुई थी, जब मैं दरवाजे के पास जाकर उन लोगों की बातें सुनी तो मेरा खुद ही का शौहर और अख्तर कोश वडेरा उन डाकुओं को मुझे 7 लाख में बेचने की बात कर रहे थे। वो पैसे वगैरह भी गिन रहे थे, उनके पास पैसे भी उस टाइम मौजूद थे, असला वगैरह भी मौजूद था। जब इन लोगों की बातें सुनी तो मैं वहाँ से भागी। शाम का टाइम था, 26 अगस्त की शाम को। मुझे नहीं पता था कि बस कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। बस स्टॉप के पास ही वैसे मकान था, क्वार्टर। मैं वहाँ से भागी, उस बस पे चढ़ी। जब हमें आधा रास्ता तय करके आए तो फिर बस वालों ने मुझे टिकट मांगी और मुझसे किराया पूछा। तो उस टाइम मेरी हालत इस तरह की थी, मेरे सर पे चादर नहीं थी, मेरे पास सिर्फ एक दुपट्टा ही था और कुछ भी नहीं था, मेरी जूते भी टूटी हुई थी। तो उन लोगों ने जब मुझसे किराया मांगा तो मैंने उनकी मिन्नत समाजत की। उन लोगों ने ये समझा शायद ये मांगने वाली है, वो खामोश हो गए।
मैं यहाँ भी पहुँची, यहाँ पे मैं लाहौर पहुँची, मुझे नहीं पता था कि लाहौर है कौन सा शहर है। जब यहाँ पे नीचे उतरी, देखा इधर उधर माहौल, तो मुझे फिर पता चला कि लाहौर शहर है। फिर यहाँ पे आके मैंने एक मदरसे में पनाह ली। मदरसे में पनाह लेने के बाद मैंने कई बार आईजी साहब के दफ्तर भी गई हूँ, उनसे मिलने की मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन नहीं, सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं मिलने दिया, मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। वो बाहर से धक्के दे के वापस भेज देते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक वकील किया, मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ मदरसे में, 500 रुपये दिहाड़ी करती हूँ। मैंने 40,000 उसे इकट्ठे करके दिए राना फैसल को, लेकिन उसने मेरे वो पैसे भी खा लिए, उसने मेरा कोई काम भी नहीं किया। अब जब मैं उससे पैसे मांगती हूँ तो वो मेरा मोबाइल नहीं उठाता, अगर उसमें कागज़ मांगती हूँ तो मुझे गालियाँ वगैरह दे के बंद कर देता है नंबर अपना, वो सामने से खाली तो इंसाफ की उम्मीद है इदारों से? मेरी आजी साहब से, हुकूमत से, सब इदारों से यही अपील है कि मेरे दुश्मनों को पकड़ा जाए। अभी तक मेरे कज़न जो हैं वो धमकियाँ दे रहे हैं, कज़न मेरे अला निवाज़, कि हम जहाँ भी देखेंगे गैरत के नाम पे से मार डालेंगे। मेरी यही अपील है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए और मेरे दुश्मनों को पकड़ जी, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे दुश्मनों को पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। सबसे बड़ा दुश्मन मेरा खुद ही का कज़न और मेरा खुद ही का शौहर है, क्योंकि दो ही है, क्योंकि वो मेरा भाई था और वो मेरा शौहर था, दोनों मेरे मुहाफ़िज़ थे, लेकिन लोग मेरी इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि अभी तो ये सिर्फ इंसाफ के लिए दुआएं दे रही है कि खुदारा मुझे इंसाफ दिलाया जाए, और इसको उस वक्त से पहले इंसाफ मिल जाएगा कि इसके लिए हम लोग कोई बुरी खबर सुने। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।